कोविड यतीमों को बेचने के इल्जाम में सांबुरा पांपोर में एनजीओ का दफ्तर हुआ सील। पुलिस ने 2 अफराद को किया गिरफ्तार। 75,000 में फी बच्चा बेचने का इल्जाम। पुलिस ने किया मामला दर्ज, तहकीकात भी हुई शुरू। जम्मू व कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर उमर अब्दुल्ला ने दिया बयान। कहा, मैं अवाम के दरमियान रहा, अवाम को मायूस और नाखुश पाया। वुज़रा और भाजपा के दावे जमीनी स्तर पर खोखले साबित। सज्जाद लोन का नाम लिए बगैर कहा, वही लोग सरकार से मुतमईन हैं जो भाजपा के करीबी और जिनके लिए सब कुछ किया जा रहा है। और मीडिया पर दबाव के इल्जामात के बाद पीडीपी ने जारी किया माहाना न्यूज लेटर। स्पीक अप के नाम से हकाइक अवाम तक पहुंचाने का किया इरादा। कहा, आवाज को दबने न देंगे, हक को छुपने न देंगे। न्यूज लेटर को महबूबा मुफ्ती ने सीनियर लीडरान की मौजूदगी में किया जारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेजबान मीर हिलाल हाजुरी के साथ श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त। स्पेशल रिपोर्ट का आज के शुमारे में मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं। उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है और महबूबा मुफ्ती ने आज न्यूज लेटर जारी किया है और कहा है कि जो हक है उसको छुपने न देंगे और जो हकाइक है उसको दबने न देंगे। तो इस हवाले से मुफस्सिल तफसीलात के साथ हम आप तक पहुंचाएंगे खबर। लेकिन जो स्पेशल रिपोर्ट है, स्पेशल रिपोर्ट की जो शुरुआत है वो हम सांबुरा के उस एनजीओ के बारे में करेंगे और शुरुआत उसी खबर से हो जाएगी जिसे आज पुलिस ने सील किया है। आपको बताते चले कि ग्लोबल वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से सांबुरा इलाके में ये एनजीओ यहां पर काम कर रहा था और इस एनजीओ पर यह इल्जाम है कि ये बच्चों को, खासतौर पर कोविड के दौरान जो माएं इंतकाल कर गई और उसके बाद उन्होंने बच्चों को जन्म दिया था और उन बच्चों को, नवजात बच्चों को अब गोद लिया जा रहा था और इसमें उनके एवज 75,000 रुपए फी बच्चा वसूलने का इल्जाम इस एनजीओ के जिम्मेदारों पर लगा है। क्योंकि बताया जा रहा है कि ये बच्चे न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि मुल्क के अंदर या मुल्क की दूसरी रियासतों में भी फरोख्त किए जा रहे थे। इस तरह के संगीन इल्जामात जो है वो इस एनजीओ पर लगा हुआ है। आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि इस ऑफिस को सील करने के बाद कुछ दस्तावेजात जो है उससे पुलिस ने हासिल किया है और जितना भी रिकॉर्ड इस दफ्तर का था, इस एनजीओ का था, उससे पुलिस ने अपनी तहवील में लिया हुआ है। और आपको बताते चले कि पुलिस की यह कोशिश है कि इस मामले में जो 2 अफराद जो माना जा रहा है कि इस ट्रस्ट के जिम्मेदार हैं, उन्हें हिरासत में लिया गया है और उनसे अब पूछगछ की जा रही है और पूछगछ के बाद ही असल हकाइक जो है वो सामने आ जाएंगे और जिस तरह के इल्जामात इस एनजीओ पर लगाए गए हैं क्या वो सही हैं वो अब पता चलेगा। लेकिन इस तरह के संगीन इल्जामात इससे पहले भी आपने देखा होगा कि मुल्की स्तर पर कुछ मीडिया इदारों ने किए थे जिन्होंने इनके जिम्मेदारों के साथ बात करने का भी दावा किया था और कहा था कि उनके पास सफिशिएंट प्रूफ है कि जिसके एवज पता चलता है कि लगभग 75,000 रुपए के एवज जम्मू कश्मीर के इन यतीम बच्चों को फरोख्त किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, जिसके खिलाफ अब सरकार भी मुतहरिक हो गई है। और आपको बताते चले कि सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर शीतल नंदा ने इस हवाले से आईजीपी कश्मीर के साथ यह मामला उठाया है और शीतल नंदा ने उनसे कहा है कि इस मामले में जो मुलवसीन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इस मामले की गहरी तहकीकात भी होनी चाहिए। मिशन डायरेक्टर आईसीपीएस शबनम कामली ने इस हवाले से हिदायत जारी करते हुए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को कहा है कि वो कोविड यतीम बच्चों से जाती तौर पर मुलाकात करे और जरूरी मालूमात से महकमे को आगाह किया जाए। यानी इन बच्चों के साथ जितने भी महकमा जात वाबस्ता है, चाहे पुलिस है, सोशल वेलफेयर है, मिशन डायरेक्टर आईसीपीएस है या बाकी इदारे हैं, उनसे कहा गया है कि इन बच्चों की देखभाल भी की जाए और इन बच्चों के साथ बात भी की जाए। इन बच्चों की एज क्या होगी वो तहकीकात के बाद पता चलेगा। कितने बच्चों को फरोख्त किया गया है
ये बाद में ही पता चलेगा, और जो इल्जामात लगाए गए हैं इस एनजीओ पर क्या ये सही है ये भी बाद में ही पता चल जाएगा। लेकिन इस केस की संगीनियत को देखते हुए पुलिस ने फौरन से पेशतर इसमें एफआईआर भी दर्ज की हुई है, और एफआईआर दर्ज करने के बाद 2 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। और पुलिस का मानना है कि इस मामले की जांच के लिए न सिर्फ फास्ट ट्रैक बुनियादों पर इसकी जांच की जाएगी, बल्कि जो इसमें मुलविस होंगे उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और सवाल से मकामी लोग क्या कहते हैं, मकामी इंतजामिया क्या कहती हैं, खासतौर पर जो मस्जिद कमेटियां हैं या बाकी लोग हैं वो क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। परवीन आकाबाड़ी सांबरा हूँ। मेरे पास कंप्लेंट आई है टेलीफोन के लिए, और यहाँ से बहुत सारे लोगों ने मुझे कंप्लेंट की है, और एक वीडियो भी आया है तराल से। उन्होंने बताया जरा ये देखो ये क्या मांग रहा है आपसे, अगर आपको जरूरत थी तो आप खुद ही जमा करिए। ये क्या, मैंने कहा हमें इसके बारे में कोई इल्मियत ही नहीं, न कुछ पता है, और न इसने किसी को यहाँ सांबरा में मदद किया है। यहाँ पर सांबरा में बहुत सारे ऐसे वाक़ात है, किसी की परेशानी थी, चाहे बीमार हो, क्या गरीबी हो, या मकान की कोई, हमने खुद उसको मदद किया है। गाँव में जमा करके हमने खुद उसको जमा करके दे दिया है, और अच्छी तरीके से वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जिनको हमने गाँव में मदद किया है, जो लोगों की परेशानी, वो अच्छी तरीके से इस वक्त अपनी जिंदगी गुजारे। लेकिन बीच में ये बंदा आया है, मैंने सोमवार में एक बंदा ये दिखाया किसी को यहाँ मदद किया है 10 रुपए की, 20 रुपए की, एक चंदा जमा इकट्ठा करा हमारी सोमवार के नाम से, और पता नहीं कि घर में जाते हैं क्या करते हैं, हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। तो इस हवाले से क्या अपील रहेगी एडमिशन? चलिए, मकामी कमेटियां भी कहती हैं कि उन्हें भी इस हवाले से शिकायतें मासूल हो रही थी कि ये कमेटी जो है, ये एनजीओ जो है फंड्स जमा कर रहे थे, लेकिन फंड्स जमा करने का क्या इख्तियार है, किस तरह का इख्तियार है, वो अब तहकीकात से ही पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक ये इल्जामाती हैं, और इन इल्जामात की अब तहकीकात हो जाएगी, और तहकीकात के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर में हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की। उमर अब्दुल्ला आज रामबन के अंदर थे, और वहां पर अवामी जलसे से उन्होंने खिताब भी किया, और यहां पर 370 की बहाली को लेकर भी उन्होंने बात की, और मौजूदा सूरत हाल से जो लोग अभी जूझ रहे हैं और किस तरह की सूरत हाल है उस पर भी उन्होंने बात की। और खासतौर पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने जमीनी स्तर पर देखा कि लोग खुश नहीं हैं, जिस खुशी का इजहार श्रीनगर से लेकर जम्मू तक वुज़रा और भाजपा के लोग बयानात के जरिए करते रहते हैं। उमर अब्दुल्ला ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर सिर्फ लोग परेशान हैं और मायूस हैं। हाँ, कुछ लोग जिनका करीबी रिश्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हालांकि यहां पर उमर अब्दुल्ला ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो काफी मुतमईन है, क्योंकि सारा कुछ उन्हीं के लिए किया जा रहा है। इससे पहले अगर आपने देखा होता तो उमर अब्दुल्ला ने इस तरह के इल्जामात मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज, खासतौर पर सज्जाद गनी लोन और उसके साथ साथ अपनी पार्टी पर लगाया था, और कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी की शैडो पार्टीज हैं। और उनके इल्जामात के पेश नजर कल भी आपने देखा होगा कि सज्जाद गनी लोन ने किस तरह से उमर अब्दुल्ला पे वापसी वार किया, और लग रहा है कि आज का जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल उसी कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है। हालांकि उन्होंने सज्जाद गनी लोन या किसी और का नाम इसमें नहीं लिया है, ताहम उन्होंने जरूर कहा है कि हाँ, कुछ लोग जिनका करीबी रिश्ता भाजपा के साथ है और वो काफी मुतमईन है, क्योंकि सारा कुछ उनके लिए ही किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने डिलिमिटेशन के हवाले से भी बात की, और उन्होंने कहा कि उन्हें शिकायतें मिल रही हैं लोगों की जानब से या दूसरे इदारों से, और उनसे कहा जाता है कि बीजेपी इस कमीशन में, डिलिमिटेशन कमीशन में इंटरवीन करने की कोशिश कर रही हैं, और जहां जहां पर उन्हें अपना मुफाद नजर आ रहा है और उस मुफाद के पेश नजर जो डिजाइन से वो दिए जाते हैं। ताहम उन्होंने कहा कि अगर डिलिमिटेशन करना है तो ये साल 2011 के सेंसस के मुताबिक, यानी साल 2011 में जो मरदूमशुमारी हुई है उसके मुताबिक डेटाबेस पे हो जाना चाहिए। मुझे लोग परेशान दिखे, मुझे लोग मायूस दिखे, मुझे लोग नाराज दिखे। हाँ, कुछ लोग जिनका बहुत ही करीबी रिश्ता है बीजेपी के साथ, वो मौजूदा हालात से मुतमईन है, क्योंकि सारा कुछ उनके लिए ही किया जा रहा है आजकल। लेकिन जो आम लोग हैं जिनका सियासत से या उस सियासी तंजीम से कोई लेना देना नहीं है, आज उनमें से कोई मुतमईन। क्या वाकई वजीर आजम साहब ने खुद इंतखाबात की बात की 15 अगस्त, उसके बाद दिल्ली में जो मीटिंग हुई उसमें जो वजीर आजम साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए
कहा दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, वो दोनों चीजें वो दूर करना चाहते हैं। हमने उनकी बात का खैर मकदम किया, वेलकम किया, और हम भी चाहते हैं कि दिल की दूरी और दिल्ली से जो दूरी है वो कम होना चाहिए। उसके बाद हाल ही में होम मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने फिर इस बात को दोहराया कि डिलिमिटेशन के बाद वो इलेक्शन कराएंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि यहाँ कुछ लोग जो हैं वो इलेक्शन कराने के हक में नहीं है। अब देखते हैं कहाँ तक वो अपने साजिशों में कामयाब होंगे। 2011 के सेंसस के मुताबिक डेटा ड्रिवन जो है डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज होना चाहिए। यहाँ पे एक शिकायत ये भी रही है लोगों की कि इसमें बीजेपी वाले बहुत ज्यादा दखल दे रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नक्शे इस तरह बने ताकि सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को सियासी तौर हो। हम सिर्फ ये चाहते हैं इसमें नेशनल। चलो नाज़रीन, अगली खबर में हम बात करते हैं पीडीपी के उस न्यूज लेटर की जिसका पहला शुमारा आज से जारी किया गया है और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने सीनियर पीडीपी लीडरान की मौजूदगी में इस स्पीक अप के नाम से इस शुमारे का, जो कि मंथली बेस पे अब निकलेगा, उसको आज जारी किया गया है। और पीडीपी का दावा है कि इस इंटरनल न्यूज लेटर के जरिए जो हकायक है उनको छुपने का मौका नहीं दिया जाएगा। और पीडीपी का बार बार ये इल्जाम रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मीडिया पर पाबंदी है, मीडिया इदारों पर दोस्त दबाव के जरिए खबरों को छुपाने की, हकायक को छुपाने की कोशिश की जा रही है। और पीडीपी का अब यही दावा है और उनका यही मानना है कि वो हकायक को छुपने नहीं देंगे और जो हकीकत है, जो आवाज है आम लोगों की, जो डिसेंट है, उसको वो दबने नहीं देंगे। इस सारी सूरत हाल के हवाले से कि आखिर ये जो शुमारा माहाना अब रिलीज होगा स्पीक अप के नाम से, इसमें क्या कुछ होगा और क्या वाकई बुनियादी मकसद इसका यही है कि मीडिया पर दबाव के इल्जामात के पेश नजर आपने इसे जारी किया गया है, ये जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त है पीडीपी के तर्जुमान आला सुहेल बुखारी साहब। बुखारी साहब, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे स्पीक अप के नाम से पहला शुमारा इस न्यूज लेटर का आज जारी किया गया है महबूबा मुफ्ती की जानिब से, असल वजह क्या है, मकसद क्या है इस शुमारे का? बहुत शुक्रिया हिलाल साहब। दरअसल जैसा कि आपने ज़िम्नन अर्ज की बोला है अभी कि जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में पिछले 2.5-1 साल से बने हुए हैं, जो सिविल लिबर्टीज हैं, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो कहीं न कहीं बाकी सारी चीजों में नुमाया तौर से उस पर असर रहा है। और हाल ये हो गया है कि जो हमारे ट्रेडिशनल मीडिया आउटलेट थे, हालांकि अभी भी जांफिशानी के साथ हमारे जर्नलिस्ट और मीडिया हाउसेस काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं न कहीं एक खला है। आम आदमी भी बात नहीं कर पाता। कोई हमारा नौजवान या बुजुर्ग या कोई भी जो सोशल मीडिया भी यूज करते हैं, वो भी उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए 1000 बार सोचते हैं कि क्या कहें और क्या ना कहें, क्योंकि हमने देखा है कई बार एकदम फ्रिवलस इश्यूज पे जब भी कोई जुबान खोलता है और इश्यूज की बात करता है, उन राइट्स की पामाली की बात करता है जिससे जम्मू कश्मीर के अवाम दो चार हैं, तो उन पे अलग अलग तरह के केसेस लगाए जाते हैं, डराया धमकाया जाता है। तो कुल मिला के एक सफोकेशन की सी हालत हो गई है। तो इस तनाजुर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपनी तरफ से एक छोटी सी सही की है कोशिश, जिसे हम कह रहे हैं कि एक न्यूज लेटर हमने शुरू किया है, जिसकी आज बाज़ाब्ता रोनुमाई पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा ने की। और मुद्दा मकसद ये है कि वो अहम तरीन मसाइल जो हमें दरपेश हैं और जिनके बारे में खुल के बात नहीं हो पा रही कदगन के चलते, उन पे रोशनी डाली जाए, उनके बारे में बात की जाए। और न सिर्फ चूंकि आपका मानना है कि जो हकायक है उसे आप छुपने नहीं देंगे और जो आम लोगों की आवाज है उसको आप दबने नहीं देंगे, नक्सल में अगर देखा जाए तो यही क्रक्स है। लेकिन जानना चाहेंगे कुछ कानूनी लवाजमात भी होते हैं, क्या इसके लिए किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत तो नहीं है किसी गवर्नमेंट इदारे से, या कि फिर आपने उस प्रोसेस को पूरा किया हुआ है? नहीं, देखिए, ये कोई अखबार नहीं है, कोई मैगजीन नहीं है जिसमें यूजुअली रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर्स की रजिस्ट्रेशन वगैरह की जरूरत होती है। ये एक पार्टी का इंटरनल न्यूज लेटर है जी। तो उसमें मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट एज सच है।
لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم نے اس میں ایک فیصلہ یہ لیا ہوا ہے کہ یہ ہر عام جموں کشمیر کا جو باشندہ ہے اس کی آواز بنے گا. کوئی بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے اور یہ پلیٹ فارم اس کو اویلیبل رکھا جائے گا. جن حالات سے ہم دو چار ہو رہے ہیں ہم میسج یہ دینا چاہتے ہیں کہ بھلے ہی ہم ظلم کے شکار ہوں لیکن فیض کا وہ مصرع ہمارے لیے بالکل صحیح بیٹھتا ہے. بول کے لب آزاد ہیں تیرے وہ زباں اب بھی تیری ہے. بہت بہت شکریہ سہیل صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. یہ تھے سہیل بخاری جو کہ پی ڈی پی کے ترجمانی اعلیٰ ہے, بات کر رہے تھے گلستان نیوز کے ساتھ براہ راست. اور ان کا ماننا ہے کہ یہ کوئی اخبار نہیں ہے, کوئی رسالہ نہیں ہے, کوئی میگزین نہیں ہے, بلکہ ایک نیوز لیٹر ہے اور اس کے لیے کسی بھی گورنمنٹ ادارے سے کسی رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے. اور مقصد اس کا یہ ہے کہ سفوکیشن ان کے بقول ہوئی ہے, لوگوں کو بولنے کی آزادی نہیں ہے. اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ جو حقائق ہے ان کو وہ چھپنے اور دبنے نہیں دیں گے. چلیں ناظرین, اگلی خبر میں ہم بات کرتے ہیں بجلی محکمے کی, کیونکہ ہم طول و عرض کے اندر دیکھ رہے ہیں چاہے کشمیر کے کسی بھی حصے میں ہو تو بجلی کی صورتحال سے کوئی بھی علاقہ مطمئن نظر نہیں آ رہا ہے. بھلے ہی وہ میٹرڈ علاقہ ہو یا نان میٹرڈ علاقہ ہو, ہر جگہ پر لوگ پریشان ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ بجلی کی آنکھ مچولی سے ان کا جینا دوبر ہو گیا ہے. لیکن یہی معاملہ جب ہم نے روہت کنسل جو کہ پرنسپل سیکرٹری پی ڈی ڈی یعنی انفارمیشن ہے ان کے ساتھ اٹھایا تو ان کا ماننا ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں جو اس سال سرکار کی جانب سے یا محکمہ پی ڈی ڈی کی جانب سے جو بجلی صارفین کو فراہم کی جا رہی ہے اس میں 200 سے 250 میگا واٹ کا اضافہ کیا گیا ہے. تو ان کا ماننا تھا کہ سرکاری سطح پر یا ڈپارٹمنٹل لیول پر جتنا کچھ پاسبل تھا وہ عوام کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے. اور ان کا ماننا ہے کہ اس بار ابھی تک 1750 میگا واٹ کے آس پاس جو ہے بجلی فراہم کی جا رہی ہے, جبکہ پچھلے سال یہ 1550 کے آس پاس ہی تھا. اور ان کا ماننا ہے کہ 3 سال پہلے جموں کشمیر کے اندر یہ اسٹرینتھ صرف 1200 سے 1250 میگا واٹ کے آس پاس تھا اور مزید کچھ ماہ میں یا آنے والے وقت میں مزید 150 میگا واٹ کا اضافہ جموں کشمیر کے بجلی سیکٹر میں ہوگا. اور انہوں نے تبدیلی کے طور اور کامیابی کے طور پر گناتے ہوئے یہ بھی کہا کہ بجلی کے بنیادی ڈھانچے میں بھی کافی تبدیلی لائی گئی ہے, چاہے ٹرانسفارمرز ہو, ٹرانسمیشن لائنز ہو, ٹرانسمیشنز ہو, سب ٹرانسمیشن ہو, اس کے بنیادی ڈھانچے میں بھی اضافہ ہوا ہے اور جو ٹرانسمیشن کیپیسٹی ہے اس کو بھی بڑھا دیا گیا ہے. لیکن یہ حق ہے کہ جموں کشمیر کے طول عرض میں لوگ ابھی بھی پریشان ہیں. روہت کنسل کیا کہتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. سے 2-3 سال پہلے اگر ہم وادی کشمیر کا حال دیکھیں تو 1200-1250 میگا واٹ جو ہے پاور ہم سپلائی کرتے تھے. لیکن یہ اوپر والے کی رحمت ہے, اس کا فضل ہے اور ڈپارٹمنٹ کی محنت ہے کہ ہم اس کو بڑھانے میں انکریز کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اور اس سال جو ہے ابھی تک تقریباً 1720 میگا واٹ کا پیک لوڈ ہم نے سرو کر دیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ ابھی ہم اس کو 150 میگا واٹ تک اور بڑھائیں گے. چلیں اگلی خبر میں ہم بات کرتے ہیں کووڈ کی, کیونکہ کووڈ کا قہر بھی جاری ہے اور جو نیا ویرینٹ ہے اس نے بھی ہر کسی کے ناک میں دم کر دیا ہے اور ہندوستان کے اندر نہ آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی نہ آ جائے, اس حوالے سے بھی مکمل پروٹوکال ابھی تیار کیا گیا ہے. اور اس حوالے سے ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر ڈاکٹر مشتاق کا ماننا ہے کہ جو تازہ گائیڈ لائنز ہیں ان کے تحت سری نگر کے ایئرپورٹ پر اب دوسرے ملکوں سے آنے والے مسافروں کے ٹیسٹ کیے جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ٹیسٹ کے بعد تب تک نہیں چھوڑا جائے گا کسی بھی مسافر کو جب تک نہ رپورٹ آ جائے گی. جس کسی مسافر کا ٹیسٹ رپورٹ نیگیٹو آ جائے گا اسے گھر میں بھی مانیٹرنگ رکھی جائے گی اور 8 دن تک کم از کم انہیں ہوم کوارنٹین رہنا ہوگا اور جس کا ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے گا اسے سرکاری کوارنٹین میں رہنا پڑے گا. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جو نیا ویرینٹ ہے وہ کافی خطرناک ہے اور اس میں 500 گنا زیادہ خطرناک انفیکشن کا خطرہ رہتا ہے. ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر سری نگر میں آج ایک میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے, صدارت کر رہے تھے, جس کے بعد انہوں نے میڈیا نمائندوں سے بات کی. ہمارے جو گورنمنٹ کی طرف سے جو ہمارے کو ڈائریکشنز آئی تھی, میں 2 دن پہلے ایئرپورٹ بھی گیا تو وہاں ہم نے جو ڈائریکٹ
एयरपोर्ट अथॉरिटीज है उनसे बात करी। हमारा जो नोडल ऑफिसर वहाँ है, हमने जो एज पर लेटेस्ट गाइडलाइन जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर होगा, चाहे उसका RT-PCR बाहर से किया होगा, चाहे वो वैक्सीनेटेड होगा, यहाँ उसको हम RT-PCR रिपीट करेंगे और जब तक उसका टेस्ट रिपोर्ट नहीं आता उसको घर जाना। नाज़रीन, कोलीपुरा खानियार इलाके से आए हुए शौकत अहमद की ग्रीवेंस है कि उसके मकान के मुतसिल ही एक पड़ोसी ने जो मकान खड़ा किया है वो गैर कानूनी है। चूंकि उसने इल्जाम लगाया था गैर कानूनी का, लेकिन उसने इस मामले को जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके साथ भी उठाया और उसके साथ साथ कोर्ट में भी उठाया और कोर्ट में बाज़ाब्ता तौर पर SMC श्रीनगर को ये ऑर्डर जारी किया है कि वो इसकी मॉनिटरिंग करे और इसको देखे कि क्या ये वाकई इलीगल है। लेकिन कई बार जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनकी जानिब से जो टीमें वहां पर रवाना की गई है उन्होंने इस मकान को डिसमेंटल भी किया है। लेकिन मज़कूरा शख्स का मानना है, उसकी ये शिकायत है कि म्युनिसिपल हुकाम उस नवीयत से काम नहीं कर रहा है जिस नवीयत से करना चाहिए, बल्कि उनका मानना है कि वो मज़कूरा शख्स को ये मकान बनाने की मोहलत भी देता है, जिसकी वजह से इसने दूसरी और तीसरी मंजिल के लिए भी काम शुरू किया है। उनका मानना है कि मुतल्लिका वार्ड अफसर से लेकर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कमिश्नर हर किसी ने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी है, बल्कि उनका यह भी मानना है कि उन्होंने कोर्ट के डायरेक्शन की वायलेशन की है, कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन की है। उनका मानना है कि ये यहां पर इलीगल है और इसे खुद भी SMC ने तस्लीम किया हुआ है और कई बार उन्होंने यहां पर बुलडोजर भी लाया है और इसको यहां पर डिमोलिश भी किया है। ताहम जिस नवीयत से डिमोलिश कर लेना चाहिए था वो नहीं हो रही है, बल्कि बार बार यहां पर यह काम जारी व सारी है। मेरा नाम शौकत अहमद डिगो है, मैं कोलीपुरा खानियार से हूँ। सर, मैं इसलिए आपके पास आया हूँ कि मेरी मैसेज है, मेरे नेबर्स है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। सर, उनको मैंने बहुत बार बोला कि आप इलीगल मत करो, मगर वो अपने टस से मस्ती में है, वो मान नहीं रहे हैं। तो मैंने कोर्ट ऑर्डर्स भी लाए, फिर भी उन्होंने काम जारी रखा। वार्ड ऑफिसर 7 है हमारा वार्ड ऑफिसर वार्ड। मज़कूरा शख्स का मानना है कि वार्ड अफसर से लेकर कमिश्नर तक उन्होंने ये मामला उठाया, लेकिन जब हमने ये मामला कमिश्नर के साथ उठाने की कोशिश की तो उन्होंने ना ही फोन उठाया और ना ही वहां पर उनके साथ मुलाकात हुई है, बल्कि ये मामला अब हमने डिप्टी मेयर परवेज कादरी के साथ उठाया और डिप्टी मेयर का मानना है कि मुतल्लिका कमिश्नर इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है क्योंकि वो उस काबिलियत का नहीं है। डिप्टी मेयर क्या कहते हैं, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। है कि परसों जो पुलिस ने लिस्ट मुरतब की थी यहाँ पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन की हमारे पास आई थी, वो कंस्ट्रक्शन भी उस लिस्ट में है। तो कमिश्नर साहब इसमें रिपोर्ट बना रहे हैं, वो पुलिस को भी भेजेंगे और यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर हैं उन्होंने भी लिस्ट भेजी है, उसमें भी उस कंस्ट्रक्शन का लिस्ट नाम आया है। तो हमने कई बार लिखा है, कमिश्नर साहब की नोटिस में भी ये बात लाई है कि उस पर कार्रवाई हो, मगर ये टच से मस नहीं हो रहे हैं। मैंने कहा आपको ये जो हमारे कमिश्नर साहब है इनकम्पिटेंट है, इन चीजों में दिलचस्पी नहीं है इनकी, तो बार बार नाज़रीन के साथ स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर करने की दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी को इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।